रोहित की दीदी समीक्षा की शादी अर्पित से हुई थी। रोहित 20 साल का था, जो कि अपना पूरा दिन मोबाइल पर ही निकालता था। कभी पबजी खेलता तो कभी यूट्यूब चलाता। एक दिन अर्पित और समीक्षा समीक्षा के मम्मी पापा से मिलने आते हैं और देखते हैं कि रोहित मोबाइल से हटने को तैयार ही नहीं है। अरे रोहित, तुम्हारी तो आईआईटी की परीक्षा है ना? तुम तैयारी नहीं कर रहे हो परीक्षा की? वो सब तो मोबाइल पर ही हो जाएगा। ये देखिए, ये है गूगल। इससे जो भी पूछो वो सब बता देता है। तो आखिर कागज क्यों बर्बाद करूं? अरे पर तुम इन प्रश्नों की तैयारी बिना लिखोगे कैसे? उसमें क्या है, ये देखिए नोटपैड, बिल्कुल कॉपी जैसा है, इसी पर कर लूंगा। हम जब तुम्हारी उम्र के थे तब हम दोस्त मिलकर प्रश्न हल किया करते थे। उससे हमारी हैंडराइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती थी और समय का भी अंदाजा लग जाता था। और फिर साथ में हम एक दूसरे की मदद भी कर देते थे अगर कोई अटक जाए तो। आपका जमाना अलग था जीजा जी, अभी जमाना फास्ट और स्मार्ट हो गया है। जमाना क्या, अब तो फोन भी स्मार्ट हो गया है। समय के साथ बदलना पड़ता है जीजा जी। अब बस भी कीजिए, आप हर चीज को लेक्चर में बदल देते हैं। रोहित अच्छा कर लेता है परीक्षा में। इतने में अर्पित के सास ससुर जी आ जाते हैं हॉल में और अर्पित इस बारे में बात नहीं करता। हालांकि अर्पित को लगता तो है कि पूरी तरह मोबाइल पर लगे रहना सही नहीं है, पर वो इस बात को और नहीं छेड़ता। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। समीक्षा, मुझे काम से फोन आया था, मुझे वापस काम पर लौटना पड़ेगा। पर हमें आए हुए तो 2 ही दिन हुए हैं। अभी चले गए तो माँ और पापा को अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं काम खत्म करके फिर लौट आऊंगा। एक काम कीजिए ना, परसों रोहित भी परीक्षा के लिए निकलेगा, आप उसी के साथ निकल जाना। दोनों वैसे भी बात नहीं करते, साथ में जाएंगे तो हो सकता है आप लोग आपस में बातचीत भी करने लग जाओ। ठीक है, मैं काम को 2 दिन टाल सकता हूँ। उसी रात जब सब खाना खाने बैठे थे तो अर्पित अपने जाने की खबर बाकी लोगों को बताता है। मुझे काम के लिए वापस जाना होगा। अरे बेटा, पर अभी तो तुम आए हो, इतनी जल्दी चले जाओगे? नहीं माँ जी, समीक्षा यहीं रहेगी और मैं जल्दी काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। ठीक है, काम भी जरूरी है। वैसे कब निकलोगे बेटा? 2 दिन में। मैंने सुना है कि उस दिन रोहित को भी परीक्षा के लिए जाना है, तो कल मैं दोनों की टिकट करा लेता हूँ बुक। मेरी टिकट रहने दीजिए जीजा जी, मैं तो फोन से ही करवा लूंगा। हाँ, पर कोई दिक्कत हो गई तो? अरे कोई दिक्कत नहीं होती जीजा जी, फोन सब कर सकता है। हमारे फोन के रिचार्ज से लेकर टीवी का रिचार्ज सब रोहित यही फोन से बैठे बैठे कर देता है। अब ये नई चीज तो हमारे समझ के परे है, पर अच्छा है कि रोहित जानता है। हमारी मेहनत इतनी कम हो गई भाई। हाँ, पर अगर टिकट नहीं मिली तो? अर्पित की बात पूरी होने से पहले ही बिजली चली जाती है। अरे ये क्या हो गया, आपने बिजली का बिल भर तो दिया था ना? अरे नहीं, मैं तो भूल गया था। अरे टेंशन मत लो माँ। देखा जीजा जी, आप बिजली का बिल भी भर सकते हो, समय बदल गया है। एक बार फिर अर्पित इस बात पर बहस नहीं करता। अगले दिन जाकर अपनी टिकट करवाता है और पैकिंग कर रहा होता है जब शाम को अचानक से रोहित के चिल्लाने की आवाज आती है। नहीं, प्लीज प्लीज हो जा, ऐसा मत कर यार, प्लीज हो जा। अरे क्या हो गया रोहित? दीदी, सर्वर हैंग हो गया, मेरी टिकट नहीं हो पाई दीदी। क्या मतलब टिकट नहीं हो पाई? इतने में वहां रोहित के मम्मी और पापा भी आ जाते हैं। अरे क्या हो गया? माँ, मेरा टिकट नहीं हो पाया, सर्वर डाउन हो गया। अरे पर तूने तो बोला था कि हो जाएगा। हो जाता है, पर अब क्या करूं, ये क्या हो गया? अब कल की तो कोई बस भी नहीं है, ना ही अब टिकट मिलेगी ट्रेन की कल के लिए। मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब फिर लगता है मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। घर पर एकदम से दुख का माहौल छा जाता है और सब रोहित को डांटते हैं, पर इतने में अर्पित वहां आ जाता है।
आप सब रोहित को क्यों डांट रहे हैं? आपने ही तो उसे बढ़ावा दिया था ना। लेकिन इसकी लापरवाही के कारण इसकी परीक्षा छूट जाएगी। इसने तो हमसे कहा था कि टिकट हो जाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने एक एक्स्ट्रा टिकट करवा ली थी। मैं समझता हूं कि मोबाइल हमारा ही काम आसान करने के लिए है, पर उस पर ही पूरी तरह से निर्भर होना तो गलत बात है ना। रोहित टिकट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जोर से जाकर अपने जीजाजी के गले लग जाता है। सॉरी जीजाजी, मुझे आपकी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी, पर थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, तुमने तो इसका भविष्य बचा लिया। शिक्षा, दूसरों से मदद मांगना गलत नहीं, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना गलत। निधि की शादी किशन नगर में जतीन के साथ हो जाती है। उसकी 2 सास थी, एक तो उसकी सास और एक उसकी दादी सास। निधि स्वभाव में बड़ी ही चंचल स्वभाव की थी और ये बात उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन निधि हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और नाच रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। It's the time to disco, कौन मिले देखो किसको, It's the time to disco। निधि जैसे ही मुड़ती है, उसकी सास वहाँ खड़ी होती है। वो अपनी सास को देखकर नाचना बंद कर देती है। मम्मी जी, मैं ना बस थोड़ा। नहीं नहीं बहू, और नाचो, पूरे दिन रात एक कर दो प्रैक्टिस में। क्या है ना, तुम्हें तो डांस इंडिया डांस में जाना है ना। डांस इंडिया डांस? नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो मैं बस ऐसे ही। हाँ पता है, तुम ऐसे ही ठुमके मार रही हो, नाश्ता तो बना नहीं है अब तक। ओह बस मम्मी जी, मैं जा ही रही थी बनाने। तभी वहाँ निधि की दादी सास आ जाती है। अरे बहू, जरा मेरे कमरे में तो चल, तेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। माँ जी, चश्मा मिलेगा भी कैसे, वो तो आपने अपने सर पर लगा रखा है। भूल गई थी मैं। सास वहाँ से चली जाती है और दादी सास निधि की तरफ देखकर मुस्कुराती है और आंख मारती है। अगले दिन निधि टीवी देख रही होती है, तभी वहाँ उसकी सास आती है और कहती है, बहू ये क्या, दिन भर टीवी के सामने अपनी आंखें खराब करती रहती है तू। मम्मी जी, वो कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा कि टीवी ही देख लूं। अच्छा, काम नहीं था, कोई नहीं, रात में घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, उनका खाना बनाना है। चलिए बहुरानी जी। हैं? कितने लोग आ रहे हैं मम्मी जी? यही कोई 10-12 लोग होंगे। अभी से ही लग जाओ काम पर, समझी? उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सास वहाँ से चली जाती है। बाप रे, 10-12 लोग, इतने लोगों का खाना, इतना खाना तो एक साथ मैंने कभी नहीं बनाया। निधि रसोई में जाती है और सब्जी काटना शुरू करती है। सब्जी काटते हुए काफी वक्त बीत जाता है, तभी उसकी सास आती है। ये क्या, अभी तक सब्जी ही काट रही है? अरे अभी तक तो सब्जी बन भी जानी चाहिए थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बहू, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। सास चली जाती है। इतना सारा काम है और खुद अकेले ही करना पड़ रहा है मुझे। निधि सब्जी काटने के बाद आटा गूंदना शुरू करती है तो देखती है कि आटा खत्म हो गया है। आटे के पैकेट ऊपर वाले स्लैब में रखे हैं। उफ़, एक काम और बढ़ गया। निधि आटा निकालने के लिए स्टूल पर चढ़ती है और पैकेट उतारने लगती है, तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और सारा आटा उसके ऊपर गिरता है। हे भगवान, मर गई रे, ये तो सारा आटा ही गिर गया। अब क्या करूं? आज तो सासू माँ से बहुत डांट पड़ेगी। तभी उसकी दादी सास को रोने की आवाज आती है और वो रसोई की तरफ आ जाती हैं। देखती है कि निधि आटे में लथपथ जमीन पर बैठी है और पूरा आटा रसोई में बिखरा हुआ है। अरे बहू, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? मेहमानों के आने का वक्त हो गया है और रसोई की ऐसी हालत है। दादी सासू माँ, आज तो मुझे मम्मी जी घर से ही निकाल देंगे।
ओफो, रोना बंद भी करो और जल्दी से सफाई शुरू करो। चलो खाना मैं बना देती हूँ। निधि सफाई में लग जाती है और दादी सास झटपट सारा खाना बना देती है। रात में सारे मेहमान खाने पर बैठते हैं। लीजिए ना, आज तो सारा खाना हमारी बहू ने बनाया है। सब खाना शुरू करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को बहू के हाथ का खाना? खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। हाँ हाँ, और ये पालक पनीर तो बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास की तरफ देखती है तो देखती है कि उसकी सास तो कुछ भी खा ही नहीं रही होती। अरे मम्मी जी, आप लीजिए ना, मैं परोसती हूँ आपको। ये लीजिए पालक पनीर और ये लीजिए रोटी। सास जैसे ही खाने का निवाला खाती है तो अपनी बहू की तरफ देखती है। कैसा बना है खाना मम्मी जी? सास दादी सास की तरफ देखती है। अब बहुत अच्छा खाना बना है। दादी सास समझ जाती है कि उसकी बहू को पता चल गया है कि खाना उन्होंने बनाया है और निधि ये सोचकर घबरा रही होती है कि अब उसकी सास उसका क्या हाल करेगी। सारे मेहमान चले जाते हैं। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा खाना तुमने सासू माँ से बनवाया? नहीं मम्मी जी, वो दरअसल आटा। तभी दादी सास वहाँ आ जाती है और निधि की बात काटते हुए कहती है, अरे बहू, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू जरा डॉक्टर को तो बुला दे। अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? चलिए कमरे में आइए आप। सास निधि की दादी सास को अंदर लेकर जाती है और दादी सास एक बार फिर से निधि की तरफ देखकर मुस्कुराती है। दादी सास ने मुझे फिर से बचा लिया।